इस वीडियो में ऑप्टिक्स के तहत हम व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण को स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत और उसी के आधार पर हम दो तरंगों के व्यतिकरण के प्रभाव को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। जब दो तरंगें एक साथ किसी उभयनिष्ठ क्षेत्र से गुजरती हैं तो किसी बिंदु पर एक साथ विक्षोभ यदि वो उत्पन्न करती हैं तो माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर विक्षोभ उत्पन्न करती हैं तो उस बिंदु पर परिणामी विक्षोभ जो है विभिन्न तरंगों के कारण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विक्षोभों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ, पहली शर्त क्या है, एक साथ, यहाँ पर लिखा हुआ शर्त, एक साथ किसी उभयनिष्ठ क्षेत्र से गुजरती हैं तो परिणामी जो विक्षोभ है वो अलग अलग तरंगों के कारण से उत्पन्न जो विक्षोभ है उनके सदिश योग के बराबर होता है। इसको हम ये लिख सकते हैं, कुल विक्षोभ E = E1 + E2 + E3 वेक्टर में है, तो ये लिखा हुआ है कि उत्पन्न विक्षोभों के सदिश योग के बराबर होता है। यदि हम यहाँ पर ये कह दें कि उत्पन्न जो विक्षोभ है वो एक ही सरल रेखा के अनुदिश है, यानी कि हम ये कह दें कि विक्षोभ जो है वो एक ही सरल रेखा के अनुदिश है, तो परिणामी विक्षोभ E = हम लिख सकते हैं E1 + E2 + E3, यानी कि उनका बीजगणितीय योग लिख सकते हैं। अब हम व्यतिकरण के बारे में बात करते हैं। जब समान आवर्ती की तरंगें, व्यतिकरण के लिए मुख्य शर्त क्या है, समान आवर्ती की तरंगें होनी चाहिए। जब समान आवर्ती की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता का मान न्यूनतम तथा किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता का मान अधिकतम होता है। अर्थात तरंगों के अध्यारोपण से प्रकाश की तीव्रता का माध्यम में असमान वितरण या पुनर्वितरण होता है। इस प्रभाव को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि जब समान आवर्ती की तरंगें हैं वो उनके कारण से यह उनकी तीव्रता का जो है पुनर्वितरण होता है, उसको हम व्यतिकरण कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर S1 और S2 जो है दो प्रकाश के स्रोत हैं, S1 और ये दूसरा है S2, दो प्रकाश के स्रोत हैं जिनसे X1 और X2 बिंदु पर कोई बिंदु है P, जहाँ पर हमारे को इन दोनों स्रोतों से उत्पन्न तरंगों के कारण से परिणामी विक्षोभ यानी कि व्यतिकरण की घटना का प्रभाव प्रेक्षित करना है। S1 और S2 का से जो उत्पन्न तरंगें हैं उनके लिए हमने समीकरण जो है वो लिखा है, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और 2 से दिखाया गया है। E1 = E01 sin ωt - kx1 + φ1 समीकरण 1 हो गया, और इसी प्रकार से E2 का समीकरण है जहाँ पर x1 और x2 क्या बताया था, S1 और S2 से बिंदु P की दूरी है। ओमेगा = 2π/t जो कोणीय आवर्ती है और k = 2π/λ होता है जो तरंग संचरण सदिश या संचरण नियतांक कहलाता है, और लैम्डा जो है तरंगों की तरंगदैर्घ्य है। अध्यारोपण के सिद्धांत से एक ही रेखा के अनुदिश उत्पन्न विक्षोभ है उसके लिए लिखते हैं E = E1 + E2। थोड़ी देर पहले हमने लिखा था E = E1 + E2 + E3, तो यहाँ पर दो तरंगें हैं तो E1 + E2, और E1 और E2 का मान हमने रख दिया। यहाँ पर मान रखने के बाद में यहाँ पर देखिए, जो टाइम से इंडिपेंडेंट पार्ट यानी कि जो समय पर निर्भर नहीं करने वाला फलन है, और जो स्थिति यानी कि x1 और x2 पे डिपेंडेंट पार्ट है, उसको हमने एक साथ अलग अलग लिख लिया है। और ये समीकरण 4 में देखिए, E01 cos kx1 - φ1 प्लस E02 cos kx2 - φ2 को एक cos थीटा लिख दिया है, और इसी प्रकार से दूसरा जो समीकरण है उसको a sin थीटा लिख दिया है। ये दोनों ही समय पर निर्भर फलन नहीं है, समय पर निर्भर चीज फलन को हमने अलग रख दिया है। ये दोनों स्थिति यानी कि x1 और x2 पर डिपेंडेंट पार्ट हैं। तो अब परिणामी जो समीकरण है, समीकरण ये जो थी यहाँ पर, उसमें ये मान रख देते हैं तो E = हमारे को मिलता है a sin ωt cos थीटा - a cos ωt sin थीटा, और इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है a sin ωt - थीटा। अब समीकरण नंबर 6 जो है ये परिणामी तरंग के समीकरण को प्रदर्शित करता है, जिसका आयाम
ए तथा कला कोण क्या है, थीटा है। अब समीकरण 4 और 5 में हमने इसको a cos थीटा लिखा था और दूसरा जो है x1 x2 पे डिपेंडेंट पार्ट उसको a sin थीटा लिखा था। उन दोनों का वर्ग करके यदि जोड़ते हैं, योग करते हैं, तो हमारे को परिणामी तरंग का आयाम प्राप्त होता है a स्क्वायर इक्वल टू E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2E01 E02 कोस के डेल्टा माइनस फाई, जहाँ पर डेल्टा इक्वल टू x2 माइनस x1 है। ये देखिए डेल्टा इक्वल टू क्या है, x2 माइनस x1, इसको कहते हैं पथांतर। और ये फाई 2 माइनस फाई 1 को हमने क्या लिख दिया है, फाई लिख दिया है, इसको बोलते हैं प्रारंभिक कलांतर। तो अब समीकरण नंबर 7 जो है वो परिणामी तरंग के आयाम को प्रदर्शित करती है, आयाम का स्क्वायर है। तो अब हम जानते हैं कि प्रकाश की तीव्रता जो है तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात I प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, a स्क्वायर होता है, और I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, के a स्क्वायर लिख सकते हैं। इस प्रकार प्रथम तरंग की तीव्रता I1 इक्वल टू के E01 स्क्वायर तथा द्वितीय तरंग की I2 इक्वल टू के E02 स्क्वायर लिखी जा सकती है। और परिणामी तरंग की तीव्रता समीकरण नंबर जो 7 था वहाँ पर a स्क्वायर का मान था, वो यहाँ ऐसा का ऐसा एज इट इज़ यहाँ पर रख दिया है। तो I बराबर क्या गया, के E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2E01 E02 कोस के डेल्टा माइनस फाई, यहाँ पर ये माइनस का निशान है। तो अलग अलग करने पर हमारे को ये समीकरण प्राप्त होती है, जिसको हम समीकरण 8 की फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस के डेल्टा माइनस फाई। अब यहाँ पर ये जो कोस के आगे जो के डेल्टा माइनस फाई है, इसको हम कुल कलांतर के डेल्टा माइनस फाई लिख सकते हैं, जहाँ पर डेल्टा क्या है, पथांतर है, और फाई क्या है, प्रारंभिक कलांतर है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि परिणामी जो तीव्रता है वो कलांतर पर डिपेंड करती है, और जो कलांतर है वो पथांतर डेल्टा तथा प्रारंभिक कलांतर फाई पर निर्भर करता है। तो S1 और S2 यदि दोनों से उत्सर्जित तरंगों की कला जो है, यानी कि फेज जो है समान यदि है, तो फाई 1 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, फाई 2 लिखा जा सकता है। और इस प्रकार से फाई इक्वल टू क्या था, फाई 2 माइनस फाई 1 था। तो दोनों यदि बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस के डेल्टा, क्योंकि फाई क्या हो गया, 0 हो गया है। अब जो परिणामी जो तीव्रता है वो केवल पथांतर पर निर्भर है, समीकरण 9 में पथांतर पर निर्भर है। अब हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। पहले हम बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। जब पथांतर डेल्टा इक्वल टू x2 माइनस x1, जो पथांतर है वो लेमडा का पूर्णांक गुणज है, यानी कि n लेमडा है, जहाँ पर n का मान क्या है, 0 1 2 3 पूर्णांक संख्या है। तो कोस के डेल्टा का मान हमारे को 1 प्राप्त होता है, क्योंकि ये मान होता है कोस 2n पाई, और कोस 2n पाई जो है वो क्या होता है, कोस 2n पाई, कोस 2n पाई, और कोस 2n पाई का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए n इक्वल टू यदि 0 करते हैं तो कोस 0 का मान 1, n इक्वल टू 1 करते हैं तो कोस 2 पाई का मान भी 1 होता है। तो इस प्रकार से परिणामी तीव्रता जो है वो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर यानी कि अधिकतम मान प्राप्त होता है। और यदि दोनों तरंगों की तीव्रता समान है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू यदि I0 है, तो I मैक्सिमम का मान कितना हो जाएगा, 4I0 हो जाएगा। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि पथांतर डेल्टा इक्वल टू n लेमडा यानी कि तरंग दैर्घ्य का यदि पूर्णांक गुणज है, तो उस स्थिति में परिणामी तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं।
अब हम बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण के बारे में। देखिए डेल्टा पथांतर जो था, डेल्टा इक्वल टू x2 माइनस x1 इक्वल टू n प्लस हाफ लेमडा, n प्लस हाफ इंटू लेमडा है, यानी कि वहाँ पर n लेमडा था, यहाँ पर n प्लस हाफ लेमडा है। शर्त जो है वो अब ये कहता है कि n प्लस हाफ यानी कि हमेशा जो पथांतर है वो लेमडा का क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा, यानी कि सम पूर्णांक नहीं होगा। विषम n प्लस हाफ यानी कि उसमें हाफ का डिफरेंस रहेगा, यानी कि जो पथांतर है उसमें हाफ का डिफरेंस रहेगा। तो cos 2 बाई लेमडा n प्लस हाफ लेमडा, यानी कि ये अगर हम कुल कलांतर के बारे में बात करें तो cos वहाँ पर 2n पाई आ रहा था, यहाँ पर cos अगर n पाई लिख देता हूँ मैं, जहाँ पर cos n पाई लिख दूँ और जहाँ पर n का मान केवल विषम संख्या हो तब यह शर्त मानी जा सकती है। n का मान क्या है, केवल विषम संख्या हो, सम संख्या नहीं हो तो cos पाई हो जाएगा, cos 3 पाई हो जाएगा, cos 5 पाई हो जाएगा, और उस अवस्था में cos का मान क्या होता है, -1 होता है। और परिणामी तीव्रता I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2 हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया, न्यूनतम मान हो गया है। तो इस प्रकार से यदि दोनों तरंगों की जो तीव्रता यदि समान है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 है, तो I मिनिमम क्या हो जाएगा, न्यूनतम, यानी कि 0 हो जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि पथांतर n प्लस हाफ लेमडा की स्थिति में परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम या 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार के व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब और स्पष्ट व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दोनों तरंगों के आयाम तथा तीव्रता समान होनी चाहिए। स्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है, दोनों तरंगों का आयाम क्या होना चाहिए, समान, यानी कि तीव्रता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो अब हम संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जब कला संबद्ध स्रोतों से कला संबद्ध स्रोत, यानी कि ऐसे स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों की जो कला है वो समान है, यानी कि या तो कला दोनों के बीच में कला नहीं है, कला है तो वो समान है, नियत है। नियत मीन समय पर डिपेंड नहीं करती है। तो दो तरंगें उत्सर्जित होती है तो माध्यम के किसी बिंदु पर परिणामी आयाम तथा तीव्रता का मान अधिकतम तब होता है जब उनके बीच पथांतर का मान लेमडा का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि लेमडा का मान क्या है, पूर्ण गुणज n लेमडा होता है। इस अवस्था में उत्पन्न व्यतिकरण है वो संपोषी व्यतिकरण होता है। जब पथांतर लेमडा बाई 2 का विषम गुणज होता है, देखिए लेमडा बाई 2 का क्या है, विषम गुणज है, तो उस अवस्था में परिणामी आयाम तथा तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। इस अवस्था में उत्पन्न व्यतिकरण क्या कहलाता है, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। तो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को हमने दोनों को समझा है। अब दोनों को हम डायग्राम से समझना चाहते हैं। देखिए इफ द टू वेव्स आर इन सेम फेज, यदि दो तरंगें समान कला में हैं तो कौन सा होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी संपोषी व्यतिकरण। और संपोषी व्यतिकरण में देखिए दो तरंगें हैं, इस तरंग का आयाम दोनों समान कला में है, तो यहाँ पर जब इसका आयाम 1 होता है तो इसका आयाम भी 1 होता है। तब उस अवस्था में दोनों का जो परिणामी आयाम है या परिणामी तीव्रता है वो ऐड होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर परिणामी आयाम कितना है, 2 है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 तक जा रही है, ये वेव 2 तक जा रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परिणामी आयाम या परिणामी आयाम डबल हो जाता है और परिणामी जो तीव्रता होगी उस डबल का स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पर केवल आयाम को डिनोट किया गया है। यदि दोनों तरंगें विपरीत कला में हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि विनाशी व्यतिकरण बनता है। अब देखिए ये दोनों तरंगें ये दोनों विपरीत कला में है, ये ऊपर जा रही है यहाँ पर और ये यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है, तो दोनों विपरीत कला में हो गई और परिणामी आयाम जो है हमेशा 0